अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करना है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये जो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है, इट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट किस किस ने की? पहले इसको किया है हैंस ग्रीगर ने, हैंस ग्रीगर, अर्नेस्ट मार्सडेन ने एंड रदरफोर्ड ने। हैंस ग्रीगर, अर्नेस्ट मैरिटसन, दीज वेर स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड। ये स्टूडेंट्स थे किसके? ये स्टूडेंट्स थे रदरफोर्ड के। पहले एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, फिर उन्हें अपने टीचर को कंसल्ट किया, फिर टीचर ने वो अपना नाम दिया उसमें, तो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल वहीं से आया। तो असल में एक्सपेरिमेंट किसने की? हैंस ग्रीगर और अर्नेस्ट मैरिटसन ने। और फिर मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने। यानी सारा इसने लिया, सारा फ्रूट किसने लिया? रदरफोर्ड ने। अब सुनो, हैंस ग्रीगर एंड अर्नेस्ट मैरिटसन। अब समझो चीजों को। ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होती है? पहले आप अल्फा पार्टिकल को समझो। अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम 2 पॉजिटिव। हीलियम न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, यू नो इट। अगर हम हीलियम एटम को देखेंगे, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, यही है ना। इसका मतलब है हीलियम में क्या है? इलेक्ट्रॉन है 2, प्रोटॉन है 2, न्यूट्रॉन है 2। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो पॉजिटिव चार्ज 2 का रहा ना न्यूक्लियर, इसका प्रोटॉन का। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर +2 चार्ज बचेगा। इसी हीलियम 2 पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। अब समझो चीजों को, देखो क्या कहते हैं। पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंट कैसे हुई? एक्सपेरिमेंट देखो क्या हुआ। इन्होंने एक सर्कुलर मूवेबल स्क्रीन लाया। सर्कुलर मूवेबल स्क्रीन, इसमें यहां पर यह रखा गया, यहां पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ZnS। और आपको पता है ZnS की क्या प्रॉपर्टी है? फ्लूरेसेंस। फ्लूरेसेंस बोलो या फास्फोरेसेंस बोलो, क्योंकि जब इसे चार्जड पार्टिकल करेगा हिट, तो वहां पर क्या होगी? वहां पर इटरेशन होगी, वहां पर फ्लक्चुएशन होगी, वहां पर ग्लोइंग होगी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अब यहां पर इन्होंने क्या रखा? गोल्ड फॉइल अंदर इसमें, ये इसमें गोल्ड फॉइल रखी, इसमें गोल्ड फॉइल रखी। इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस क्या थी? 0.004 सेंटीमीटर, ये इसकी थिकनेस थी। अच्छा, गोल्ड फॉइल क्यों लाई? इन्होंने इसमें गोल्ड फॉइल रखी, या हम ये भी कह सकते हैं गोल्ड फॉइल या सिल्वर फॉइल, प्लेटिनम फॉइल या कॉपर फॉइल। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल लाई, क्यों? क्योंकि इट इज हाईली मैलिएबल, सो इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। सो गोल्ड फॉइल क्यों? बिकॉज ऑफ इट इज हाई मैलिएबिलिटी। गोल्ड फॉइल बिकॉज ऑफ इट इज हाई मैलिएबिलिटी। हाई बिकॉज ऑफ इट इज हाई मैलिएबिलिटी। तो गोल्ड इज हाईली मैलेबल, दैट इज वाई उसी की फॉइल रखी गई। अब यहां पर एक लेड प्लेट रखा, ये इट इज अ लेड प्लेट, और इस लेड प्लेट में स्मॉल होल रखा गया। अब यहां पर एक लेड कंटेनर है,
ये एक लेड कंटेनर है, इस लेड कंटेनर में एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस रखा गया, दैट्स कॉल्ड रेडियम। इट इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। अच्छा, रेडियो एक्टिव मटेरियल की खास बात यह है कि ये स्पॉन्टेनियस इमिट करता है अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। तो रेडियम ज्यादा इमिट क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल्स। जब इसने अल्फा पार्टिकल्स इमिट किए तो कहां से गए, इस होल से निकले, और फिर इस होल से निकले तो किस पे बम्बार्ड हुए, गोल्ड फॉइल पे। यानी रेडियम से क्या निकले, अल्फा पार्टिकल्स, फिर इस होल से पास हुए, किस पे बम्बार्ड हुए, गोल्ड फॉइल पे। ये एक्सपेरिमेंट थी। पहला सर्कुलर स्क्रीन लाया, मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन। ये असल में कौन सा स्क्रीन है, ZnS जिंक सल्फाइड। अंदर इसमें क्या रखा गया, गोल्ड फॉइल और सिल्वर फॉइल और कॉपर फॉइल। थिकनेस कितनी थी इसकी, 0.004 सेंटीमीटर। क्यों यही फॉइल रखी गई, क्योंकि गोल्ड हो या सिल्वर हो, दे आर हाई मैलेबल, सो दीज कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स इजीली। यहाँ पर लेड प्लेट रखा गया, इसमें एक होल रखा गया, और यहाँ पर एक लेड कंटेनर रखा गया, उसमें क्या रखा गया, एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस रेडियम। वहां से अल्फा पार्टिकल निकले, वो सीधे पास हुए और किस पे बम्बार्ड हुए, वो बम्बार्ड हुए किस पे, गोल्ड फॉइल पे। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ से निकले, अल्फा पार्टिकल्स, सपोज यहाँ से 20,000 अल्फा पार्टिकल्स निकले, और जब इस पे बम्बार्ड हुए तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास हुए विदाउट एनी डेविएशन। यानी यहां से अल्फा पार्टिकल्स आए और इस पे बम्बार्ड हुए गोल्ड फॉइल पे, और मैक्सिमम पास हुए विदाउट एनी डेविएशन। यानी कितने पास हुए, नियर अबाउट पास हुए 19,995, सपोज इतने पास हुए, वही वाला मैक्सिमम पास हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने कैसे देखा, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन आई है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन आई होगी, सो दैट इज वाई उन्होंने बोला कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास हुए विदाउट एनी डेविएशन। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिविएट हुए थ्रू स्मॉल एंगल्स, ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स। और सबसे कम अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, यहां से गया फिर यहां से वापस आया। आया समझ में, यानी एक अल्फा पार्टिकल गया ऐसे, फिर यहीं से वापस आया, यहां से गया यहां से वापस आया। ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, यहां तक आया समझ में। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को भी आप बनाओ, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। अब देखो, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लाया, मूवेबल स्क्रीन सर्कुलर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इसके अंदर क्या रखा गया, गोल्ड फॉइल, कितनी थिकनेस है, 0.004 सेंटीमीटर। इसके आगे क्या रखा गया, लेड प्लेट, क्यों, और यहाँ से होल रखा ताकि यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आए। यहाँ से लेड कंटेनर, और लेड कंटेनर में क्या रखा गया, रेडियम। रेडियम से क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स, किस पे बम्बार्ड होंगे, गोल्ड फॉइल पे। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास हुए विदाउट एनी डिविएशन। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिविएट हुए थ्रू स्मॉलर एंगल्स। अगर देखेंगे ना, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके साथ है ना कम एंगल, यानी नियर अबाउट 30 एंड 40 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कम अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से गए फिर हाईली डिफ्लेक्ट हो गए, यानी 180 डिग्री एंगल क्या हुआ, उन्होंने डिफ्लेक्शन दिखाई। तो ये एक्सपेरिमेंट हुई। इस एक्सपेरिमेंट पे कुछ ऑब्जर्वेशन आई, तो वो हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस क्या आई कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास हुए गोल्ड फॉइल से विदाउट एनी डेविएशन। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिविएट हुए थ्रू स्मॉलर एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिविएट थ्रू
स्मॉलर एंगल्स कितना, लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, सबसे कम अल्फा पार्टिकल है फ्यू से भी कम डीविएट हुए थ्रू लार्ज एंगल 180 डिग्री। ऐसे ये गोल्ड फॉइल थी, ये सर्कुलर स्क्रीन था, यहां से अल्फा पार्टिकल्स आए, मैक्सिमम पास हुए विदाउट एनी डिविएशन। कुछ अल्फा पार्टिकल डिविएट हुए थ्रू स्मॉलर एंगल, है ना, स्मॉलर एंगल, यहां से अल्फा पार्टिकल्स आए, मैक्सिमम सीधे गए विदाउट एनी डिविएशन। मगर कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने थोड़ी सी डिविएशन दिखाई, कितना कितना डिविएशन दिखाई, लेस देन 90 डिग्री, है ना, लेस देन 90। कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां से गया, अल्फा पार्टिकल सपोज यहां से गया और यहीं से वापस आए, यानी ऐसे गए ऐसे वापस आए, 180 डिग्री। आया समझ में? very few alpha particles deviate through large angles. लार्ज एंगल कितना, 180 डिग्री। यहां तक आया समझ में? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से हम नोट करेंगे आपके लिए, दैट इज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। देखो पहला पॉइंट, नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं ना, तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी किनकी, अल्फा पार्टिकल्स की, तो कम स्कैटर होते हैं पार्टिकल्स। अगर सपोज ये हम करेंगे, सपोज n इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर, यानी जिन्होंने थोड़े एंगल बनाए या मैक्सिमम एंगल बनाए, हम उन्हीं की बात करते हैं। यानी हम बात करते हैं, अगर ये गोल्ड फॉइल थी, यहां से कुछ स्कैटर हुए और यहां से कुछ आए और वापस गया, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं जो स्कैटर हुए थ्रू स्मॉलर एंगल या लार्ज एंगल। वही है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, इन्हीं की बात। अगर इन अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्या होगी, तो ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए ना, इनका नंबर कम होगा। आया समझ में? तो पहला पॉइंट, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड is inversely proportional to kinetic energy of alpha particles। ये पहला पॉइंट याद रखो। यानी अगर अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर हुए वो कम हो जाएंगे। अगर पहले काइनेटिक एनर्जी कम थी तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर होते थे उनका नंबर ज्यादा था। मगर अब जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई अल्फा पार्टिकल्स की, अब उनका नंबर क्या होगा, कम होगा। तो ये पहला पॉइंट नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। यानी इस इक्वेशन का ये मतलब है, जब स्लोली स्लोली आते थे अल्फा पार्टिकल्स, वो ज्यादा डिविएट होते थे, यानी उनका नंबर ज्यादा होता था, तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल डिविएट होते थे। सपोज काइनेटिक एनर्जी कम थी, 10 अल्फा पार्टिकल्स हुए स्कैटर, जिन्होंने थोड़े एंगल बनाई या 180 डिग्री एंगल बनाया। मगर जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई किनकी, अल्फा पार्टिकल्स, अब 10 अल्फा पार्टिकल स्कैटर नहीं होंगे, अब उससे कम होंगे, 5 पार्टिकल्स या 4 पार्टिकल स्कैटर होंगे। और एक पॉइंट अगर हम काम करेंगे, लिसन केयरफुली, ये गोल्ड फॉइल है, इस पे अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, इस पे अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, ये कोई फॉइल है, मेटेलिक फॉइल है, ABCD मेटल है। अगर इस मेटल का, ये गोल्ड फॉइल है या सिल्वर फॉइल है या कॉपर फॉइल है या कैल्शियम की कोई फॉइल है, अगर इसका एटॉमिक नंबर कम होगा, अगर इसका एटॉमिक नंबर कम होगा, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर होंगे तो वो कम होंगे। यानी अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर वो कम होंगे, क्योंकि चार्ज इसका हुआ ना कम। यानी जब एटॉमिक नंबर कम होगा, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होंगे
स्कैटर वो भी क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि z इज कम मीनस z मीन कम होना मीन चार्ज इज कम, अल्फा पार्टिकल्स का पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी कम पॉजिटिव चार्ज है, तो कम नंबर क्या होंगे स्कैटर। मगर जब z इंक्रीज होगा, जब z इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या हुआ, इंक्रीज, तो ये जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे ना, इनका नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दूसरा पॉइंट लिखो इसी नोट में, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, यानी जब z इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे। सपोज हमारे पास कैल्शियम की फॉइल थी तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल सपोज स्कैटर हो गए थे 6। अब अगर यहाँ पर गोल्ड फॉइल आएगी तो एटॉमिक नंबर हुआ ना इंक्रीज, तो 6 से ज्यादा पार्टिकल स्कैटर होंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 स्कैटर होंगे, 20 स्कैटर होंगे। आया समझ में? तो ये पॉइंट याद रखो, आया समझ में, ये आया समझ में यहाँ तक। अच्छा और एक चीज, तीसरा पॉइंट याद रखो, जब स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा, यानी पहले स्कैटरिंग एंगल था कितना, लेस देन 90, फिर स्कैटरिंग एंगल कितना था 180। जब 180 था ना स्कैटरिंग एंगल, तो एक ही पार्टिकल हुआ वापस डिविएट, आया ना, यहां से गया यहां से वापस आया, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम हुए ना। तो जितना ज्यादा एंगल बढ़ेगा, जितना ये एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ेगा, तो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे ना उनका नंबर क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड is inversely proportional to 1 by sin 4 थीटा by 2। यानी ये थीटा क्या है, ये एंगल ऑफ डिविएशन है, स्कैटरिंग एंगल है। जब स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए वो क्या होंगे, कम होंगे। देखो पहले कुछ नहीं एंगल था तो मैक्सिमम पार्टिकल्स पास होते थे विदाउट एनी स्कैटरिंग, मगर जब जब स्कैटर हो गए थोड़ा स्मॉल एंगल तो वहां पर 4 ही पार्टिकल्स थे। जब ज्यादा एंगल बढ़ा डिविएशन का तो उससे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सबसे कम हुए। आया समझ में? तो ये तीनों पॉइंट याद रखो। अब देखो यहां पर क्या होगी, स्क्रीनशॉट उठा जल्दी। देखो ये कोई फॉइल है किसी मेटल की, ये स्क्रीन है, यहां से जब अल्फा पार्टिकल्स आते हैं ना किस पे बम्बार्ड होते हैं, ये बम्बार्ड होते हैं ना किस पे, इस फॉइल पे। देखो जब एंगल कुछ नहीं था तो मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या होते थे, पास विदाउट एनी डिविएशन। मगर जब एंगल थोड़ा बढ़ा, यानी स्कैटरिंग एंगल अब कितना हुआ 40 डिग्री या 30 डिग्री, तो कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थ्रू स्मॉलर एंगल, 4 पार्टिकल। यानी जब ये एंगल थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, एंगल ऑफ डिविएशन जब ये थीटा बढ़ना शुरू हुआ, जब ये थीटा बढ़ना शुरू हुआ तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, कम हुए स्कैटर। पहले मैक्सिमम पार्टिकल्स जाते थे विदाउट एनी डिविएशन, अब जब एंगल थोड़ा सा बढ़ा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए, कम हुए। जब अब स्कैटरिंग एंगल ज्यादा बढ़ा, यहां से गया फिर यहां से वापस आया, तो ये आया ना 180 डिग्री, आया कि नहीं। अब अल्फा पार्टिकल कितना, एक ही है, तो जब ये एंगल ज्यादा बढ़ा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, कम हुए। तो यही है ना, जब ये बढ़ेगा ये कम होगा। आया समझ में? इसका मतलब है अगर यहां से हम एन करेंगे प्लॉट और यहां से थीटा करेंगे प्लॉट, तो इनके दरमियान ये ग्राफ आएगी। तो ये आया समझ में? जब जब थीटा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए उनका नंबर क्या होगा, कम होगा। आया समझ में? यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। अब रिजल्ट देखो, यहां से क्या रिजल्ट निकला, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स हुए ना पास विदाउट एनी डिविएशन। देखो अगर हम ऐसे कंसिडर करेंगे, ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, उस फाइल में शेल है, आया समझ में, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो अब अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, अल्फा पार्टिकल्स मैक्सिमम पास हुए ना विदाउट एनी डिविएशन, ये है ना अल्फा पार्टिकल्स जो पास हुए विदाउट एनी डिविएशन, यही है ना। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिविएट हुए थ्रू स्मॉलर एंगल, ऐसे आए फिर यहां से गए,
यहां से आए फिर यहां से गए, आया समझ में? कुछ अल्फा पार्टिकल आए ऐसे, यहां से ऐसे आए, समझ आया? कुछ यहां से गए, यहां से वापस आए, यही हुआ ना लगभग। तो इसका क्या मतलब है, रिजल्ट क्या निकला कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास हुए विदाउट एनी डिविएशन, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हुए डिविएट थ्रू स्मॉलर एंगल, है कि नहीं? अगर हम ये लाइन कंसिडर करेंगे, ये ना स्मॉलर एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो ये क्या है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी 99.99%। तो पहला पॉइंट, maximum portion of atom is empty और hollow, कितना? 99.99%, इतना हॉलो है। दूसरा पॉइंट, अब देखो अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं? इसका मतलब है कि जब यहां से अल्फा पार्टिकल्स नजदीक से आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगी, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो जब यहां पहुंचे तो यहां डिफ्लेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ रिपल्शन, यहां पहुंचे तो यहां से डिफ्लेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब सीधे आए तो यहां रुका, तो यहां से वापस आया, तो यहां से भी रिफ्लेक्शन हुई। तो इसका मतलब है एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड एट अ वेरी स्मॉल प्लेस इन द सेंटर, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये दूसरा पॉइंट है। द पॉजिटिव चार्ज of an atom is located at a small region in the center called nucleus। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? तो ये रिजल्ट निकला यहां से, और सारा मास कहां पर लोकेट है, सेंटर में ही। तो पहला रिजल्ट क्या निकला कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी, और दूसरा रिजल्ट क्या निकला कि सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का कहां लोकेट है, सेंटर में, एंड दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये रिजल्ट यहां से निकला। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? इसको नोट डाउन करो। अब यहां से मॉडल उसने दिया, किसने? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो मॉडल क्या आया? तो यहां से अब मॉडल आएगा। मॉडल क्या आएगा? मॉडल ये आया कि एटम में कितने पोर्शन है, दो पोर्शन है, एक है न्यूक्लियर पोर्शन, दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, यही है ना? तो लिखो पहला मॉडल क्या निकला, एटम कंटेन्स या एटम हैज टू रीजन्स। एटम में टू रीजन्स है, क्या क्या है? पहला रीजन न्यूक्लियर पार्ट यानी एट द सेंटर of an atom is located at the center of an atom is located positively charged body called nucleus। आया समझ में? ये न्यूक्लियर रीजन है, और यहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज है, सारा मास भी है। दूसरा, न्यूक्लियस से बाहर जो रीजन है, न्यूक्लियस से बाहर रीजन है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, उसमें क्या है? उसमें शेल्स है, और उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो लिखो दूसरा पार्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, it contains electrons in shells। It contains electrons in shells। पहले ये नोट करो, सारा स्क्रीनशॉट उठाओ।
It contains electrons in shells which are revolving around the nucleus. आया समझ में? तीसरा पॉइंट, टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम। यहां तक आया समझ में? ये सारा नोट डाउन करो। और एक पॉइंट देखो, ये न्यूक्लियस था ना किसी एटम का इन द गोल्ड फॉइल और सिल्वर फॉइल और कॉपर फॉइल। यहां इन्फिनिटी से क्या आता था? अल्फा पार्टिकल आता था कि नहीं? तो सपोज यहां से अल्फा पार्टिकल आया एंड इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस। आया समझ में? आया समझ में? अब देखो क्या हुआ, ये वो पार्टिकल था जो 180 डिग्री एंगल क्या करता था? ट्रेस, यानी डिवेट्स फॉर लार्ज एंगल। तो यहां से अल्फा पार्टिकल आया, नजदीक आया, नजदीक आके क्या, ये रुकेगा, फिर क्या आएगा वापस। यही आया ना, वही पार्टिकल जो जिसने सबसे ज्यादा एंगल जिसमें सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन था। तो यहीं तक आया ना, ये यहीं तक हुआ ना अप्रोच, कौन? ये अल्फा पार्टिकल। फिर यहां से क्या हुआ? सेट अप, फिर वापस आया। ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल। जहां पर अल्फा पार्टिकल रुका फिर वापस डिविएट हुआ, ये वाली डिस्टेंस इट इज डिनोटेड बाय आर नॉट। और इसी को हम नाम देते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब अल्फा पार्टिकल अप्रोच होता है, at some distance it stops and then deviates back and comes back. The distance at which it stops, the distance from that point to that nucleus, such a distance is called a distance of closest approach. यहां तक आया समझ में? यानी यहां से अल्फा पार्टिकल गया, यहां से अल्फा पार्टिकल गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी यहां से अल्फा पार्टिकल गया गया गया, यहां रुका बिकॉज ऑफ रिपल्शन, क्योंकि इसको ये आगे बढ़ने नहीं देगा। तो यहां से रिपल्शन हुई, थोड़ा सिटअप हुआ, फिर वापस आया। ये वाली डिस्टेंस अप टू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हमें यही कैलकुलेट करनी है। अब देखो, यहां से अल्फा पार्टिकल निकला है कि नहीं? इस पॉइंट 1 से, सपोज दिस इज पॉइंट 1, और कहां पहुंचा? पॉइंट 2 तक। दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 1, और यहां से है पॉइंट 2। अब देखो क्या होगा, जब यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, यहां पर होगी ना उसको काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इट इज इन मोशन। तो पॉइंट 1 पे काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv²। यही है ना, है कि नहीं? और दूसरा पॉइंट, अल्फा पार्टिकल यहां पर है कि नहीं? यहां पर है ना अल्फा पार्टिकल, और यहां से क्या है? न्यूक्लियस, है कि नहीं? डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा, है कि नहीं? और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या है? यू ऑल नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन। यही है ना, ये है ना पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन। जब आपने चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था फिजिक्स में 10th में और 11th में भी, ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी होगी? अब देखो, यहां से यहां तक है ना डिस्टेंस बहुत ज्यादा, ये है ना इन्फिनिटी। सो आर इज हियर इन्फिनिटी, यहां से यहां तक इट इज नियरली इन्फिनिटी। तो ये है ना बहुत ज्यादा, तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी ई पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। यहां तक आया समझ में? क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटेड टर्म है ना ज्यादा। ये अल्फा पार्टिकल कहां से आया? इन्फिनिटी से।
0.1 is treated at infinity, so anything divided by infinity is nearly equal to 0. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0. अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया यहाँ रुका, तो यहाँ पर क्या बनेगी काइनेटिक एनर्जी एट 0.2. तो जब 0 है, स्पीड इज 0, सो काइनेटिक एनर्जी हियर एट 0.2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0. पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? अब तो डिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा कम, अब ये 0 मत निकलेगा. मगर यू ऑल नो एल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस, एल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस, एल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है? एल्फा पार्टिकल अभी आपने देखा था ना, एल्फा पार्टिकल इज हीलियम 2 न्यूक्लियस, तो इसका है ना 2 चार्ज या 2 E भी लिख सकते हैं. तो ये बोलो कि Q1 इज इक्वल टू 2 E. 2 मीन 2 टाइम्स पॉजिटिव. और यहाँ पर है ना कोई भी न्यूक्लियस, इसका चार्ज कितना है? Ze, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा पॉइंट चार्ज E. देखो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज हमेशा सेम होता है, दैट इज डिनोटेड बाय E. इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, इनका चार्ज किससे डिनोट करेंगे? E से. इसका नेगेटिव ही होगा, इसका प्लस ही है, वो साइन कन्वेंशन है. टोटल चार्ज क्या है? E. अब देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको प्लस ही आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो +2 आया समझ में? इसी तरह अगर हम प्रोटॉन की यहाँ पर न्यूक्लियस की बात करेंगे, एक प्रोटॉन होगा चार्ज तो +1 E, 2 प्रोटॉन +2 E, 3 प्रोटॉन +3, Z प्रोटॉन ZE. आया समझ में? तो ये दो वैल्यूज यहाँ पर पुट करो. 2E ZE किसके बराबर आएगा? Q1 इज 2E, Q2 इज ZE. ये बनेगा ना पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E is R E स्क्वायर, सो K 2S ZE स्क्वायर डिवाइड बाय R. यही बनेगा ना पोटेंशियल एनर्जी, यही बनेगा ना. तो यहाँ पर होगी ना पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी किसके बराबर? या ऐसे लिखेंगे E पोटेंशियल किसके बराबर है? K 2I ZE स्क्वायर डिवाइड बाय R. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर है. आया समझ में? या इस R के बदले R0 भी लिख सकते हैं. अब आया समझ में? तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 1/2 mv स्क्वायर. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? क्योंकि R0 है बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी के बराबर. तो जब इन्फिनिटी तो टोटल जरम क्या बनेगी? 0. मगर जब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंचा, यहाँ आया ना रेस्ट में, तो वेलोसिटी क्या है? 0. तो पोटेंशियल एनर्जी की भी क्या बनेगी? 0, क्योंकि दिस इज 0, ये सारा टर्म बनेगी 0. मगर यहाँ पर है ना थोड़ी डिस्टेंस, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी बराबर, ये पता है आपको, EP इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R. Q1 किसके बराबर है? 2IC, क्योंकि इसका चार्ज है ना 2 पॉजिटिव, और इस न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? ZE. तो वैल्यू पुट करो वहां से, ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर निकलेगी? इसकी. आया समझ में? अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करो? यूज. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to law of conservation of energy, क्या होगा? टोटल एनर्जी एट 0.1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 0.2. यही है ना, है कि नहीं? सो टोटल एनर्जी एट 0.1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 0.2. यही है ना, क्योंकि जितनी एनर्जी यहां पर होगी उतनी एनर्जी यहां पर होगी ना टोटल. तो यहां पर ई टोटल, यार टोटल में 0.1 किसके बराबर है? इन दोनों के सम के बराबर. तो पोटेंशियल यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर खाली काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे. सो 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर टोटल एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी टोटल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ना 0, इज इक्वल टू यहाँ पर टोटल एनर्जी खाली क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0. तो किसके बराबर आएगा? K 2S ZE स्क्वायर डिवाइड बाय R. यही है ना, K 2 ZE स्क्वायर डिवाइड बाय R. यही है ना. अब आया समझ में? R0 निकालना क्या है हमें? R0 इधर और ये सारा इधर. सो R0 इज इक्वल टू K, अच्छा ये 2 जाएगा ना इधर, 2 2 जार 4 ZE स्क्वायर डिवाइड बाय mv स्क्वायर. तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. अब आया समझ में? ये क्या है? ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है. अब आया समझ में? आप ऐसे भी लिख सकते हो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. है कि नहीं? क्योंकि अल्फा पार्टिकल में है ना 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ना सेम. तो इसका मतलब है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि R0 इज इक्वल टू K 4 टाइम्स ZE स्क्वायर डिवाइड बाय
4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन v स्क्वायर, ये और ये क्या होगा कैंसल, तो आर नॉट किसके बराबर बनेगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी का स्क्वायर। आया समझ में? तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब आया समझ में? एक काम करो, ये इक्वेशन मत लिखो, अब खाली याद ये रखो, ये याद रखो खाली कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को 4 टाइम्स, फिर इस्तेमाल वहीं पर करो क्योंकि यहाँ से आप थोड़ा बहुत ना ये डिविएट हो जाओगे फिर। तो ये है दिस, ये इक्वेशन है। चलो यहाँ तक करो, यहाँ तक नोट करो। आर नॉट इज इक्वल टू के 4 टाइम्स आर स्क्वायर टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, फिर उसी वक्त ये इस्तेमाल करो। चलो जल्दी, किया यहाँ तक नोट? किया सारा नोट? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझ आया? ये समझ आया? ये इक्वेशन याद रखो, ये जरूरत लगेगी। तो इक्वेशन यहां पर लिखो, आर नॉट इज इक्वल टू के 4 टाइम्स जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर। ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये चीजें याद रखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। अब है लिमिटेशंस। अच्छा, और एक पॉइंट, और एक पॉइंट याद रखो, रेडियस ऑफ एटम ये होता है बराबर 10⁻⁻10 मीटर, इसी को हम कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम भी। याद रखो रेडियस ऑफ एटम किसके बराबर होता है 10⁻⁻10। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, इसको हम कहते हैं 1 फर्मी मीटर भी, 1 FM। आया समझ में? अगर दोनों का रेडियस रिलेट करना होगा तो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम डिवाइड बाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर डिवाइड बाई 10⁻⁻15 मीटर। यही है ना, मीटर मीटर कैंसिल, ये जाएगा ऊपर। तो रेडियस ऑफ एटम टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻5। यहां तक आया समझ में? तो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम्स ग्रेटर देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये नोट करो जल्दी। अच्छा, और एक पॉइंट याद रखो, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस RN, या ऐसे लिखो, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0 एटॉमिक मास का क्यूब रूट। ये याद रखो, ये इक्वेशन आपको जरूरत लगेगी। RN रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ nth न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0 मास नंबर का क्यूब रूट। ये R0 किसके बराबर है? इट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या R0 इज इक्वल टू 1.2 FM फर्मी मीटर, क्योंकि 10⁻⁻15 इज FM। यहां तक आया समझ में? ये नोट डाउन करो जल्दी। वॉल्यूम ऑफ एटम 10⁻⁻24 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻39 क्यूबिक मीटर। अब दोनों का वॉल्यूम क्या करो, रिलेट। तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻24 क्यूबिक मीटर डिवाइड बाय 10⁻⁻39 क्यूबिक मीटर। ये कैंसल, ये जाएगा ऊपर, ये बनेगा 10⁻+39। तो वॉल्यूम ऑफ एटम
to the volume of nucleus is equal to 10 raised power 15. So volume of atom is equal to 10 raised power 15 times greater than volume of nucleus. तो ये पॉइंट्स याद रखो, चल करो ये नोट. यहां तक सारा समझ आया तो ये नोट डाउन करो. अच्छा, रदरफोर्ड में हमें क्या मिली इक्वेशन? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर. ये कम, ये ज्यादा, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. और क्या मिला? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज इक्वल टू 1/sin4θ/2. ये हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से मिला है. ये इक्वेशंस ये याद रखो. अब है limitations of रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. या लिमिटेशन सीधे. अब देखो लिमिटेशन क्या है इसकी. इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम. स्टेबिलिटी ऑफ एटम बोलो या मैटर बोलो. अब देखो क्या है, देखो लिसन केयरफुली. ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड भी करता है ना प्रोड्यूस, या और ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड. तो व्हेन इसका है ना चार्ज, है कि नहीं, और न्यूक्लियस करता है ना मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस. तो जब ये मूव करेगा तो इसमें एक्सेलरेशन आएगी ना, क्योंकि एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. यहां पहुंचा इलेक्ट्रॉन तो यहां पर यह है वेलोसिटी की डायरेक्शन. यहां पहुंचा इलेक्ट्रॉन तो यह है वेलोसिटी की डायरेक्शन. अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना डिफरेंट, वेलोसिटी चेंजेस, तो देयर इज एक्सेलरेशन. तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अब देखो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कि जब एक चार्जड पार्टिकल मूव करता है, एक्सेलरेट करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस रेडिएशंस. सपोज ये कमरा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, और इसमें एक्सेलरेट करता है क्या? चार्जड पार्टिकल. इस मैग्नेटिक फील्ड में जब एक्सेलरेट करेगा चार्जड पार्टिकल, इमिट करेगा एनर्जी, रेडिएशन. तो जब ये इमिट करेगा ना एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होगी? कम. यहां तक आया समझ में? तो लिखो अकॉर्डिंग टू Maxwell, when a charged particle accelerates in a magnetic field, it emits radiations बोलो या एनर्जी बोलो. समझ आया? नाउ जब इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड मूव करेगा? न्यूक्लियस के अराउंड. इलेक्ट्रॉन है ना चार्जड पार्टिकल, न्यूक्लियस करता है ना मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस. तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है तो वो भी क्या करेगा? लूज एनर्जी. जो भी एनर्जी लूज करेगा तो उसको ऑर्बिट होगा ना स्पाइरली कम एंड लास्ट इट विल फेल इनटू द न्यूक्लियस. सो दैट विल कॉज द कोलैप्स ऑफ मैटर. देखो ये न्यूक्लियस है कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड. ये है ना इलेक्ट्रॉन है ना चार्जड पार्टिकल, ये करता है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. तो इसको है ना एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये कंटिन्यूसली करेगा ना एनर्जी लूज. तो जब ये कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा तो इसका ऑर्बिट होगा ना स्पाइरली कम एंड इट विल फेल इनटू द न्यूक्लियस. है कि नहीं? क्योंकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, तो इससे कोलैप्स ऑफ मैटर होगा और एटम खत्म होगा 10⁻⁻8 सेकंड में. तो ऐसा कभी हुआ? नो. तो इसका मतलब है इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली, ड्यू टू विच it will spirally
fell into the nucleus in less than 10 raised power minus 8 seconds. So this will cause the collapse of matter. तो still matter exists, there is no collapse, matter still exists. So इसने मैटर की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं की. यहां तक आया समझ में. दूसरी लिमिटेशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. तो वो भी लिखो. और एक लिखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन या इट डज नॉट शो distribution of electrons in an atom. और एक पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. वो भी लिखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी. और एक पॉइंट लिखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. यहां तक सारा समझ आया, सारा समझ आया. अब हम न्यूमेरिकल करेंगे. पहला क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी मैटर और एटम. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जब एक चार्जड पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो इमिट करता है एनर्जी. इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी इमिट करेगा एनर्जी कंटिन्यूअसली, जिससे उसका ऑर्बिट कम कम होगा एंड इट विल फेल इनटू द न्यूक्लियस इन लेस देन 10 raised power minus 8 seconds. और it does not show distribution of electrons in an atom and it does not explain hydrogen spectrum. तो ये इसकी limitations है. लिखो क्वेश्चन, the radius of aluminum 27 nucleus will be. करो जल्दी जल्दी करो. देखो, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एरिया ए का क्यूब रूट. आर नॉट किसके बराबर है, 1.2 इंटू इसका कितना है मास नंबर 27 का क्यूब रूट. क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3. तो 1 पॉइंट किसमें आएगा, एफ एम में, इंटू 3 एफ एम. 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3.6 एफ एम is the radius of aluminum nucleus. ये करो जल्दी. और एक क्वेश्चन लिखो, if an alpha particle with the velocity of 3 into 10 raised power 5 meter per second is bombarded on copper 29 foil. Calculate the distance of closest approach. करो जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन करो. भी कोई ये इक्वेशन लगेगी इसमें. देखो क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच.
सो आर नॉट इज इक्वल टू के किसके बराबर है, या 4 इधर लाओ, के किसके बराबर है 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ के का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है ना, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ये पता है ना। तो ये 4 मल्टीप्लाई, अच्छा इंटू जेड, जेड फॉर कॉपर कितना है 29 है ना, 29 है ना कॉपर का, सो 29 इंटू 29 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ एल्फा पार्टिकल। मास ऑफ एल्फा पार्टिकल किसके बराबर है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन 10⁻⁻27 kg। और वेलोसिटी का कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, तो इंटू वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर करो, है ना। तो अब यहाँ ये करो सॉल्व, तो यहाँ से आंसर निकलेगा। अब यहाँ खुद करना है, यहाँ से ये बनेगा 2 9 जार, ये बनेगा -38, यहाँ बनेगा 2⁻10 और इसका स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, ये बनेगा 9, ये बनेगा 2 पॉइंट समथिंग। तो करो जल्दी। क्वेश्चन, alpha particles are projected towards the nucleus of the following elements, towards the nucleus of following elements or metals with the same kinetic energy। elements बोलो या metals बोलो, with the same kinetic energy, full stop, towards which metal, comma, the distance of closest approach, towards which of the metal the distance of closest approach will be minimum। A part copper, Z is equal to 29, B part Ag silver, Z is equal to 45, Z is equal to 47, C part gold, Z is equal to 79, D part calcium, Z is equal to 20। करो जल्दी। Alpha particles are projected towards the nucleus of the following metals with the same kinetic energy। alpha particle को same kinetic energy है, towards which metals या towards which metal the distance of closest approach will be the minimum। तो सबसे मिनिमम किस में आएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इनमें से देखो यहां पर है ना, अगर ये ज्यादा होगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी ज्यादा होगी, अगर ये कम होगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी क्या होगी, कम होगी। तो जिसका जेड मिनिमम होगा उसी का डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जेड मिनिमम किसको है, जेड मिनिमम कैल्शियम है, तो कैल्शियम इज आंसर। यहां तक आया समझ में, यहां तक सारा समझ आया। तो इसको रिवाइज करो, लेक्चर और एक बार देखो, और मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।